Assalamualaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 14th July 2020, we are going to discuss chapter number 14 from our summer vacation homework. Students, we will also discuss the remaining questions of review exercise in this lecture, as well as we revise our theorem number 2 of chapter 12 in this lecture. जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज के कल 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने डिस्कस करना है। इन ट्राइंगल LMN शोन इन द फिगर LA बाइसेक्ट्स एंगल L इफ़ LN 4 मीटर है और LN 6 मीटर है, MN 8 मीटर है, देन फाइंड MA एंड AN। तो ये सारा डाटा गिवन है। अब देखते हैं कि इसमें जो है वो डायग्राम कैसे है इसकी। ये बेटे डायग्राम है, वो कहते हैं कि ये जो LA है ये इस एंगल L को बाइसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद जो है वो आपको ये LM की लेंथ पता है 6, LN की लेंथ पता है 4, और ये M से लेके टोटल N तक लेंथ पता है 8। आपने फाइंड आउट करनी है M से लेके A तक की और N से लेके A तक की। ये वाली जो लेंथ है ये इस पूरी लाइन की है। आपने इसके दोनों हिस्सों की अलग-अलग लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब बेटे हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बाइसेक्शन हुई है। देखें डायग्राम में देखने पे भी आपको नज़र आ रहा है बाइसेक्शनिंग नहीं हुई है इसकी। तो फिर हम जो है वो प्रोपोर्शन के तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें रेशो कैसे बनेगी। एक तरफ की आपने जो है वो एक तरफ रेशो बना लेनी है MA डिवाइडेड बाय AN, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने रेशो बना लेनी है LM डिवाइडेड बाय LN। यानी इस साइड को पहले ऊपर रख के इस साइड पे डिवाइड करवा दिया और फिर इस साइड को ऊपर रख के इस साइड पे डिवाइड करवा दिया। एक और तरीके से भी इसकी रेशो बनाई जा सकती है। आप जो है वो ऐसा करें LM डिवाइडेड बाय MA, और इधर वाली साइड की अगर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो LN डिवाइडेड बाय NA। जिस तरीके से आपको ज़्यादा आसान लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये MA को हमने नाम दे दिया, चूंकि ये भी अननोन है, और ये वाला इसको 8 - x क्यों कहा। ये देखिए ये टोटल लेंथ थी 8। अगर इसमें से ये वाला पार्ट निकाल देते हैं हम तो बाकी पार्ट कितना रह जाएगा। बाकी पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। एक चीज़ टोटल आपको पता है 8 है, उसमें से मैं आपको कह दूं कि एक चीज़ x है, तो आप दूसरा कैसे निकालोगे 8 - x। तो इस वजह से आपने लेट कर लिया यहाँ पे MA को x और NA को 8 - x, क्योंकि ये टोटल लेंथ 8 थी। वैल्यूज पुट करेंगे। MA की जगह पे x पुट कर दिया, AN की जगह पे 8 - x पुट कर दिया। यहाँ LM की जगह पे वैल्यू उन्होंने दी हुई थी 6 और LN की जगह पे 4 पुट कर दिया। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 8 - x के साथ तो ये हो जाएगा 48 - 6x। ये -6x इस तरफ आके +6x हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 4x + 6x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 48। वो 10 इधर आके डिवाइड होगा और x की वैल्यू आ गई 4.8 सेंटीमीटर। x को हमने जो है वो किसके लिए लेट किया था MA के लिए, तो इसका मतलब है मेजरमेंट MA आपके पास 4.8 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है ये वाला मेजरमेंट NA। तो MN जो है वो किस किस के इक्वल है। MN इक्वल है मेजरमेंट MA और NA दोनों को प्लस कर दें। MN टोटल 8 है, MA की वैल्यू 4.8 है, तो AN हमने फाइंड आउट करना है। ये 4.8 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये AN की वैल्यू आ जाएगी 3.2। तो इस क्वेश्चन का बेसिक हिंट सिर्फ यही है, जो आपने खुद से डायग्राम सिर्फ इतनी बनी हुई है, ये आपने खुद से जो है फर्ज करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कि ये पहले वाला पार्ट x है और दूसरे वाला 8 - x है। क्योंकि इसकी लेंथ 8 गिवन थी तो पहले वाले को इसमें से माइनस कर दें तो दूसरे की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। इन आइसोस्केलस ट्राइंगल PQR शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एज वी नो दैट इट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स एक जैसी होती हैं, और इसमें ये आपके पास जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरे वाली भी जो है वो 10 सेंटीमीटर ही होगी। यानी PQ कॉन्ग्रुएंट होगा PR के, तो PQ है 10 और PR है x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ये बात पता है कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे QR पे, तो सो इट बाइसेक्ट्स द साइड एंड बाइसेक्ट्स द एंगल आल्सो। तो इस वजह से ये इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो जितनी इस साइड की लेंथ होगी उतनी ही ये वाली लेंथ होगी। तो आपने इसको कोई नेम दे लेना है M का। QM इज इक्वल टू मेजरमेंट MR, तो 6 इज इक्वल टू y। यहाँ तक आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको समर वेकेशन होमवर्क से डिस्कस करते हैं।
जी बेटे, चैप्टर नंबर 14 के हमारे पास MCQs हैं। रेशो बिटवीन टू नंबर्स A रेशो B कैन आल्सो भी रिप्रेजेंटेड एज। रेशो को और किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिवीजन से। तो A ओवर B यानी डिवीजन के रिलेशन से जो है वो भी रेशो को बयान किया जा सकता है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, दो रेशोज की इक्वालिटी को कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं, या प्रोपोर्शन कहा जाता है दो रेशोज की इक्वालिटी को। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर एट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनके एंगल्स एक जैसे हैं, इसका मतलब है उनकी शेप एक जैसी है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम नहीं है बल्कि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, या वो पहले वाली दूसरे के लिहाज से छोटी है या उससे बड़ी है, तो फिर उन ट्राइंगल्स को हम नाम देते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो आपके पास C वाला इसका राइट ऑप्शन है। सैम्बल यूज्ड फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस के लिए ये D वाला सैम्बल यूज़ होता है। ये वाला जो है वो आपके पास इक्वालिटी का है और ये पैरेलल का है। डैश पॉइंट्स डिटर्मन आ प्लेन, कितने पॉइंट्स जो है वो एक प्लेन को डिटर्मन करते हैं, एटलीस्ट जो है वो 3 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स होंगे तो वो आपके पास जो है एक लाइन ही आ जाता है। अगर आपने कम से कम किसी एक प्लेन को डिटर्मन करवाना है तो 3 पॉइंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। बाइसेक्शनिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज, एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने वाले कितने पॉइंट होते हैं, यानी उसके मिड पॉइंट जो है वो कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी डैश ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। जिन ट्राइंगल्स की साइज और शेप सेम होती है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में एग्जैक्ट दूसरे के जैसे ही मेजरमेंट भी होती है और एग्जैक्ट उसी के जैसे एंगल्स होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर भी होती हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि जो डैश ट्राइंगल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड सेम शेप, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स में सिर्फ एक कंडीशन पूरी हो रही होती है सेम शेप की, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, सेम साइज और सेम शेप। तो इस वजह से कॉन्ग्रुएंट वाली तो सिमिलर हैं लेकिन सिमिलर वाली कॉन्ग्रुएंट नहीं है। डैश एज नो यूनिट, बेटे मैंने आपको जो है वही बात कल डिस्कस हुई थी कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। उसकी रीज़न ये क्या है कि रेशो जो है वो डिवीजन का या फिर क्वोशिएंट का रिलेशन है बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़। इसमें आपने जो है वो दो सेम क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करवाना होता है। अगर उनके यूनिट नहीं भी सेम, फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाता है 12 सेंटीमीटर और रेशो जो है वो 1 मीटर, तो आपने क्या करना है, पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, उसके बाद इनकी रेशो। तो जब सेम जो है वो यूनिट्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के डिवाइड करते हैं तो वो सेम यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सैम्बल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो सैम्बल यूज़ होता है वो ये वाला है, और ये प्रोपोर्शन का सैम्बल है, ये इक्वालिटी का है, और ये वाला जो है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली का सैम्बल होता है। तो ये वाला जिसके ऊपर इक्वालिटी के ऊपर टिल्ट है ये आपके पास कॉन्ग्रुएंसी का सैम्बल है। यहाँ तक बेटे आपके चैप्टर 14 के MCQs क्लियर हो गए। अब हम इसको समर वेकेशन होमवर्क से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 14 का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेशो, और रेशो इज़ अ रिलेशन ऑफ क्वोशिएंट बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़, या फिर ऐसे भी कह सकते हो रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A रेशो B इज इक्वल टू A ओवर B, वेयर A एंड B आर द एलिमेंट्स ऑफ रेशो, जैसा समरी का आपका लास्ट 3rd पॉइंट है। फिर आ जाता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। उसके बाद बेटे है डिफाइंड सिमिलर ट्राइंगल्स, तो चैप्टर 14 की समरी का लास्ट पॉइंट है आपके पास कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो है वो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे आर इक्वी एंगुलर, अगर उनके एंगल्स एक जैसे हैं यानी शेप एक जैसी है, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लेकिन उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। राइट साइंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्राइंगल्स, साइंस हम इनके डिस्कस कर चुके हैं। आपने लिखना है साइंस फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए सिर्फ ये वाला साइन यूज़ करते हैं, और कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको पता है ये वाला साइन और उसके नीचे इक्वालिटी का साइन होता है। नेक्स्ट बेटे आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 और हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये वाले जो हैं रिव्यू एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं, ये हम कुछ कल के लेक्चर में कुछ आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 6 भी।
हाउ मैनी मिड पॉइंट्स आर देयर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो आप लिखेंगे देयर इज़ वन मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एक ही होता है, और लाइन का भी एक्चुअली लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा होता है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है ये हमें पता होता है। और इसी तरीके से लाइन की बाइसेक्शनिंग की जाती है तो उसके मिड पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है बाइसेक्शनिंग के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, लेकिन अगर राइट बाइसेक्शनिंग हो तो फिर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको गाइड किया था कि हर वीक में जो है वो हम अपने काम को मैनेज करते हुए होमवर्क को, जिस दिन जो है वो मामूल से थोड़ा काम होगा उस दिन साथ में हम एक एक थ्योरम डिवाइस करेंगे। उसकी मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई थी कि थ्योरम आपके जो है वो पेपर का एक लाजमी पार्ट है, और चैप्टर 12 के सिर्फ 6 थ्योरम है जिनको हम पढ़ चुके हुए हैं, उनकी रिवीजन भी हमने एक दफ़ा की थी। अब साथ साथ हम इसको रिवाइज़ करते जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 का जो थ्योरम सेकंड है वो एक्चुअली पहले थ्योरम का ही कन्वर्स है। कन्वर्स जो है वो थ्योरम किसको कहा जाता है? अगर आपके पास जो पहले थ्योरम में गिवन था वो यहाँ पे टू प्रूव, और जो इसमें जो है वो गिवन है वो पहले वाले का टू प्रूव था, तो उस थ्योरम को जो है वो एक दूसरे का कन्वर्स थ्योरम कहा जाता है। तो थ्योरम में आपको पता है सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, बाकी सारे का सारा डायग्राम और हेडिंग्स जो है वो आपने खुद सारी लिख के उसको फिल करना है। तो चले पढ़ते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट है। एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता है, इक्वी डिस्टेंट, एक जितने फासले पर है, किससे? फ्रॉम एंड पॉइंट से, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के। इज से पीछे तक जितनी स्टेटमेंट है वो डाटा हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी, और उसके बाद एक बाहर पॉइंट है कोई, और वो इस लाइन सेगमेंट से बाहर है पॉइंट, उस और वो पॉइंट इस तरह से है कि उसका जितना डिस्टेंस इसके एक एंड पॉइंट से है उतना ही डिस्टेंस दूसरे एंड पॉइंट से है। और उसके बाद जो है वो आपने क्या साबित करना है? आपने ये साबित करना है कि वो उसके राइट बाइसेक्टर पे है। पिछली थ्योरम में, फर्स्ट थ्योरम में हमें ये बात पता थी कि ये उसका राइट बाइसेक्टर है। अब हमें ये नहीं पता कि ये पीसी उसका राइट बाइसेक्टर है या नहीं, ये सिर्फ हमने इस चीज़ को साबित करना है। तो साबित करने के लिए कंस्ट्रक्शन के जरिए से इसको जो है वो ज्वाइन किया है इसके मिड पॉइंट से। तो चले पढ़ते हैं कि जितना हमने जो है वो क्लेम डिस्कस किया इसके अकॉर्डिंग डायग्राम समझ में आ गई होगी आपको। एक ट्राइंगल, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी, उसके बाहर एक पॉइंट लेना है। पॉइंट इस तरह से आप लेंगे कि जितना डिस्टेंस उसका ए से हो उतना ही डिस्टेंस बी से हो। अब हमें ये बात पता है कि पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के, और ये जो दरमियान में लाइन लगाई हुई है ये मिड पॉइंट लिया है ए बी का, उससे ज्वाइन किया है इसको, ताकि जो है वो हम इसको साबित कर सकें कि ये जो पीसी है यानी पॉइंट पी है इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो गिवन है हमारे पास ए बी इज़ आ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट पी जो उसके ऊपर है इस सच दैट, वो इस तरीके से मौजूद है कि पी ए के ऊपर देखें लाइन सेगमेंट का साइन है, पी बी के ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन है, ये दरम्यान में कॉन्ग्रेंट का साइन है। लाइन सेगमेंट का साइन क्यों है? क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है इसकी हमें लेंथ पता है। अगर आपको जो है वो किसी डायग्राम में किसी जो है वो लाइन का एक हिस्सा होता है उसकी लेंथ पता हो तो ऑफ कोर्स वो लाइन सेगमेंट ही होगा। साबित हमने क्या करना है? टू प्रूफ की हेडिंग है नेक्स्ट, द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? ज्वाइन किया है पी को सी के साथ, और सी क्या है? मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। ये कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन पी टू सी, कि आपने पी को जो है वो सी से ज्वाइन कर देना है जो कि मिड पॉइंट है उसका। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, आपके पास 4 हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, एक डायग्राम की हो गई है। ये डायग्राम आपने दोबारा से ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि ये सारा कुछ पिछली स्लाइड पे था, इस वजह से मैंने आपको ये स्टेटमेंट समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम दोबारा से जो है वो ड्रॉ की है। आपने डायग्राम सिर्फ एक ही दफ़ा स्टार्ट पे ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ की, 1 नंबर उसका है, उसके बाद गिवन लिखा है 1 मार्क्स उसका है, फिर उसके बाद टू प्रूफ लिखा है उसका 1 मार्क्स है, और कंस्ट्रक्शन यहाँ तक आपके हाफ थ्योरम यानी कंप्लीट हो गया 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आपके पास 4 मार्क्स रह गए, टोटल 8 मार्क्स का थ्योरम होता है। तो वो प्रूफ की हेडिंग के हैं, सारे मार्क्स 2 स्टेटमेंट के लिए होते हैं और 2 रीजंस के लिए होते हैं। अब हमने ये साबित करना है कि एक जो है वो ये जो पॉइंट पी है ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो राइट बाइसेक्टर की कितनी कंडीशंस होती हैं?
पहली कंडीशन तो ये है कि 90 डिग्री, कौन 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ पे ए पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ताकि हमें ये समझ आए कि ये जो पीसी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी सी इधर वाली साइड पे भी 90 होना चाहिए और इधर वाली साइड पे भी 90 होना चाहिए। पहले यही साबित करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स का ये जो एंगल सी है ये 90 डिग्री है। आपको पता है कि जब जो है वो आपको ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में किसी जो है वो दो चीज़ों को कहना होता है एक दूसरे के जो है वो कॉन्ग्रुएंट, तो फिर आप क्या करते हो, उससे पहले आप ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस चेक करते हो और ट्राइंगल्स की जो आपने फाइंड आउट करना है उसके अलावा किसी और 3 चीज़ों को आप जो है वो एग्जैक्टली दूसरे के कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करते हो और उसके बाद आप डिक्लेयर कर देते हो कि ये ट्राइंगल्स ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जब वो ट्राइंगल्स ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो अंडरस्टूड है कि जो चीज़ आपने प्रूव करनी है वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही होगी। तो फिलहाल हम सिर्फ 90 डिग्री की बात को साबित कर रहे हैं, उसके बाद हमने ये भी साबित करना है कि ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्शन और 90 डिग्री दोनों कंडीशंस पूरी हों तो जो है वो साबित होता है कि वो उसके साथ राइट बाइसेक्टर पे है। तो सबसे पहले तो हम यही साबित करेंगे 90 डिग्री वाली कंडीशंस को। उसके लिए हमने दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करवाना है पहले, बिल्कुल पहले वाले तरीके से। तो इन ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है मैच करने लगे हैं। एक ट्राइंगल है ये आपके पास ACP और ये वाली ट्राइंगल है BCP। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये जो PA है, P से लेके A तक का डिस्टेंस और यहाँ P से लेके B तक का डिस्टेंस ये एक जैसा है, ये गिवन है हमें हमारे पास। उसके बाद ये जो PC है ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस ट्राइंगल का भी इसके सामने कॉमन लिख देंगे। और ये जो आपके पास AC है और ये जो BC है ये दोनों भी सेम है एग्जैक्टली जो है वो। ये हमें कहाँ से पता चला, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में ही हमें ये बात बताई गई थी कि P को C से ज्वाइन किया, C मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से जितना एक तरफ का डिस्टेंस होता है उतना ही दूसरी तरफ का डिस्टेंस होता है। ये 3 चीज़ें आपने साबित कर दी। तो इसका मतलब है ये वाली जो है वो स्टेटमेंट आपने दोबारा लिखनी है, लेकिन आपने अब लिखना है कि ट्राइंगल, ये जो हो ट्राइंगल ACP है इसके दरम्यान कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देना ये कॉरस्पॉन्डेंस की जगह, और इसके सामने क्या रीज़न देंगे, SSS पोस्टुलेट SSS। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, ये साबित हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसका जो ट्राइंगल, ये जो एंगल ACP है, C एंगल की बात करें तो इधर वाले के लिहाज से बात करेंगे तो एंगल ACP और इधर वाले के लिहाज से बात करेंगे तो एंगल BCP। इसका मतलब है जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो सेम ही होंगे। तो ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के। अभी ये साबित हुआ है कि ये दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद हमें ये बात पता है कि एक लाइन के टोटल एंगल्स को जमा कर दिया जाए तो उनका सम होता है 180। ACP इस लाइन का टोटल एंगल्स हैं, एक ACP है और दूसरा है BCP। तो मेजरमेंट इसके साथ जब वैल्यू लिखते हैं तो मेजरमेंट का वर्ड लगाते हैं, मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल टू 180। क्यों 180 लिखा, सप्लीमेंट्री एंगल्स के इनके सामने 1 2 क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि बाद में हमने इसकी मदद से नेक्स्ट बात साबित करनी है। अब देखें यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमने ये डिक्लेयर किया ये एक जैसे हैं, इस स्टेटमेंट में हमने डिक्लेयर किया 180 हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास 180 हो और आपसे कहा जाए 2 लोगों में एक जैसे बांट दें, तो फिर दोनों के पास कितने कितने आ जाएंगे, 90 90। इसका मतलब है मेजरमेंट एंगल ACP इक्वल है मेजरमेंट एंगल BCP के, जो कि 90 आता है। ये बात हमें कहाँ से पता चली, 1 और 2 से। तो वो 90 डिग्री वाली कंडीशन पूरी होगी। इसका मतलब है ये PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, PC परपेंडिकुलर है AB पे। क्यों, क्योंकि एंगल ACP का हर एक एंगल हमने साबित कर दिया 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी बात क्या साबित करनी थी, दूसरी ये बात साबित करनी थी कि ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी इसके 2 हिस्से भी कर रहा है। तो CA और CB ये दोनों जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसको आपने 4th पॉइंट का नाम दिया, इसके सामने कंस्ट्रक्शन लिखा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही हमें पता चला था कि C उसका मिड पॉइंट है। अब 90 डिग्री वाली भी कंडीशन पूरी होगी और बाइसेक्शनिंग वाली कंडीशन भी पूरी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो PC है ये AB का क्या है, राइट बाइसेक्टर है। पॉइंट 3rd और 4th में दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। इसके सामने पॉइंट 3rd एंड 4th लिख दिया। जब PC जो है इसके राइट बाइसेक्टर है तो पॉइंट P फिर का जो है वो क्या हुआ, पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB के राइट बाइसेक्टर पे है। द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ तक आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। रिपीट कर देती हूँ कि राइट बाइसेक्शनिंग के लिए 2 कंडीशंस थी। एक आपके पास जो है वो यहाँ पे एंगल जो है वो दोनों सारा 90 बनना चाहिए और दूसरा इसके जो दोनों पार्ट्स हुए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो इस तरीके से
आपने पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर किया, फिर उन दोनों एंगल्स को एक जैसा कहा, फिर हमें पता है वो 180 के इक्वल होते हैं, तो दोनों हो गए 90 के। ये 90 डिग्री वाली कंडीशन पूरी होगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन से हमने बाइसेक्शनिंग वाली भी कंडीशन पूरी करके डिक्लेयर कर दिया कि पॉइंट पी इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। बेटे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है, और जो MCQs हैं उनको आपने अपने जो है वो समर पैक पे ही सॉल्व कर लेना है, और जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो उनकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है, लेकिन दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल के होमवर्क में आपने उसे लिखा था। चैप्टर 14 के होमवर्क के साथ साथ आपने चैप्टर 12 का सेकंड थ्योरम ज़रूर रिवाइज़ करके आपने उसे रफ नोटबुक पे लिखना है। नीट नोटबुक पे उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी याद करें उसे और फिर उसे जो है वो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।